गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग के हमने दो प्रकार के सैम्पलिंग पढ़ लिए थे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड स्थिरित प्रतिदर्श को हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हम देख रहे हैं स्थिरित प्रतिचिह्न के गुण, क्योंकि स्थिरित प्रतिचिह्न के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्थिरित यादृच्छिक प्रतिचिह्न का सर्वश्रेष्ठ गुण यह है कि वह अन्य प्रतिचिह्न प्रणालियों की तुलना में समष्टि का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। विजातीय समष्टि को विभिन्न सजातीय स्तरों में बांटकर उनमें से यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन करने से समष्टि के किसी अभिलक्षण के छूट जाने की संभावना नहीं रहती। दूसरा है, इस विधि द्वारा चयनित प्रतिदर्श में सर्वाधिक परिशुद्धता रहती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर या वर्ग में समरूप या सजातीय इकाइयों का समावेश होता है। तीसरे, विभिन्न वर्गों या स्तरों से प्रतिदर्श इकाइयाँ इस प्रकार चुनी जा सकती है कि उनमें से अधिकांश एक या दो भौगोलिक क्षेत्रों में ही संकेंद्रित हो। इससे समय और व्यय में कमी होती है और प्रशासनिक सुविधा भी रहती है। परिसीमाएं है, स्थिरित प्रतिचिह्न प्रणाली की सफलता समष्टि के यथोचित स्तरीकरण पर निर्भर करती है। प्रत्येक स्तर में यथासंभव सजातीय इकाइयाँ ही होनी चाहिए, अन्यथा परिणाम विश्वसनीय नहीं होंगी। दूसरे, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श की अपेक्षा स्थिरित प्रतिदर्श में इकाइयों की अधिक व्यापक भौगोलिक वितरण होने के कारण लागत अत्यधिक हो सकती है। तीसरा, कभी कभी योग्य प्रतिदर्श पर्यवेक्षकों के अभाव में विभिन्न वर्गों में से यादृच्छिक प्रतिदर्श चुनना बहुत कठिन होता है। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, क्रमबद्ध प्रतिचिह्न। क्रमबद्ध प्रतिचिह्न सरल यादृच्छिक प्रतिचिह्न का ऐसा रूपांतर है जिसके अनुसार प्रतिदर्श की प्रथम इकाई का चयन समष्टि में से यादृच्छिक रूप से किया जाता है तथा शेष इकाई एक सुनिश्चित समान अंतराल पर स्वतः ही प्रतिदर्श में शामिल कर ली जाती है। उदाहरणार्थ, यदि n बराबर 1000 इकाइयाँ है समष्टि के अंतर्गत, तो हम क्या करेंगे कि n बराबर 100 का क्रमबद्ध प्रतिदर्श चुनना हो तो k बराबर n/n, 1000/100 के 100वीं इकाई हमें उसमें लेनी है। तो 10 पूर्णांक प्रतिदर्श अंतराल होगा, तो 1 से 10 क्रमांकों वाली इकाइयों में से एक इकाई, मान लीजिए i बराबर 4 यादृच्छिक चुन ली जाएगी। फिर प्रत्येक 10 के अंतराल के बाद की इकाइयाँ क्रमांक 1000 तक प्रतिदर्श में शामिल कर ली जाएगी। इस प्रकार 4, फिर 14, फिर 24, 34, इस तरीके से 10-10 के अंतराल से। क्रमबद्ध प्रतिचिह्न को अर्ध यादृच्छिक प्रतिचिह्न भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक इकाई i को यादृच्छिक चुनने के बाद प्रतिदर्श की शेष इकाई या प्रतिदर्श अंतराल द्वारा निर्धारित कर ली जाती है। क्रमबद्ध प्रतिचिह्न रीति उस परिस्थिति में भी उपयुक्त होती है जहाँ समष्टि परिमित हो और उसकी इकाइयों किसी सुनिश्चित आधार पर, जैसे वर्णमाला के अक्षरानुसार, कालानुसार, भौगोलिक या संख्यात्मक आधार पर क्रमबद्ध किया जा सके। गुण दोष। क्रमबद्ध प्रतिचयन प्रणाली बहुत सरल और सुविधाजनक है। इसमें श्रम, समय और लागत में बचत होती है। वृहद परिमित समष्टि में क्रमबद्ध प्रतिचयन प्रतिदर्शों के परिणाम आनुपातिक स्थिरित प्रतिदर्शों की भांति परिशुद्ध और विश्वसनीय होते हैं, परंतु इस प्रणाली का प्रमुख दोष ये है कि प्रच्छन्न, आवर्तिता या नियमितता वाले समष्टियों में क्रमबद्ध प्रतिदर्श समष्टि का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता था, उनमें अभिनीति का तत्व आ जाता है। उदाहरणार्थ, यदि वर्ष में प्रत्येक 7वें दिन की बिक्री का प्रतिदर्श लिया जाए, तो उस दिन रविवार या शुक्रवार बिक्री का एक सुनिश्चित व नियमित प्रतिरूप होगा, जिसमें प्रतिदर्श में अभिनीति का तत्व आ जाएगा। इस प्रकार यदि किसी आवासीय बस्ती में प्रत्येक 10वां मकान प्रतिदर्श में शामिल हो और वह कोने वाला हो जो अन्य मकानों से बड़ा और अपेक्षाकृत अधिक संपन्न परिवार वालों के स्वामित्व में हो, तो प्रतिदर्श अभिनीतिपूर्ण होगा। दूसरे, इस प्रणाली का प्रयोग परिमित समष्टि तक ही सीमित है, जिसमें इकाइयाँ सुनिश्चित आधार पर व्यवस्थित की जा सके। गुच्छ प्रतिचिह्न, क्लस्टर सैम्पलिंग।
इस रीति के अनुसार समष्टि को कुछ सुनिश्चित गुच्छों या उपवर्गों में विभाजित करके उन उपवर्गों का सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चुना जाता है तथा इस प्रकार चयनित गुच्छों की सभी इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हमें मेरिट महानगर में एक मत सर्वेक्षण करना हो तो पहले संपूर्ण महानगर को कुछ मान लीजिए 50 गुच्छा मोहल्लों में बांटा जाएगा। फिर उन 50 मोहल्लों या बस्तियों में से यादृच्छिक 5 मोहल्ले छांट लिए जाएंगे। अंत में इन छांटे हुए 5 मोहल्लों के निवासियों का साक्षात्कार करके पूर्व निर्धारित समस्या पर उनका मत ज्ञात कर लिया जाएगा। गुण 2, समय और व्यय की बचत। गुच्छ प्रतिजन का प्रमुख लाभ है, परंतु इस रीति में अभिनति की काफ़ी संभावना रहती है। इस रीति का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गुच्छ या उपवर्ग ज़्यादा बड़े आकार के न होता। प्रत्येक उपवर्ग में इकाइयों की संख्या लगभग समान होनी चाहिए। स्तरित प्रतिचयन और गुच्छ प्रतिचयन दोनों में समष्टि को स्पष्ट स्तरों, उपवर्गों या गुच्छों में विभाजित किया जाता है। दोनों में अंतर है। स्तरित प्रतिचयन का प्रयोग तब किया जाता है जबकि प्रत्येक उपवर्ग के अंतर्गत इकाइयों में परस्पर कम विचरण होता है, लेकिन उपवर्गों में व्यापक विचरण होता है। इसके विपरीत गुच्छ प्रतिचयन तब प्रयोग किया जाता है जब प्रत्येक उपवर्ग की इकाई में अधिक विचरण होता है लेकिन उपवर्गों में समरूपता होती है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग बहुचरणीय प्रतिचयन प्रणाली के अंतर्गत प्रतिदर्श इकाइयाँ 2 या 3 अनेक चरणों में चयन की जाती है। सर्वप्रथम समष्टि को प्रथम चरण की इकाइयों में बांटकर यादृच्छिक आधार पर प्रतिदर्श निकाला जाता है। फिर उन चयनित प्रतिदर्श इकाइयों में से दूसरे चरण के उप प्रतिदर्श चयनित कर लिए जाते हैं तथा इस प्रकार यदि आवश्यक हो तो तीसरे और चौथे चरण के उप प्रतिदर्श निकाले जा सकते हैं। उदाहरणतः, यदि तहसील में किसी फसल के कुल उत्पादन का आकलन करना हो तो बहुचरणीय प्रतिचयन के अनुसार सर्वप्रथम हम तहसील के अंतर्गत ग्रामों को प्रथम चरण इकाइयाँ मानकर गाँवों की प्रतिदर्श का प्रतिचयन करेंगे। फिर इन चुने हुए गाँवों में प्रत्येक में से द्वितीय चरण एककों अर्थात खेतों के प्रतिदर्श का चयन करेंगे। अंत में इन चुने गए खेतों में प्रत्येक से तृतीय चरणीय एककों अर्थात भूखंडों का प्रतिचयन करेंगे। इस प्रकार त्रिचरणीय प्रतिचयन के अनुसार चुने गए भूखंडों के से फसल की मात्रा ज्ञात कर उस आधार पर पूरी तहसील की फसल का आकलन कर लिया जाएगा। गुण दोष। अन्य रीतियों की तुलना में बहुचरणीय प्रतिचयन अधिक लक्षण रीति है। दूसरे में द्वितीय चरण के उप प्रतिदर्श के लिए केवल प्रथम चरण में चयनित सीमित इकाइयों की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार लागत और समय में कमी होती है और प्रशासनिक सुविधा भी रहती है। विकासशील देशों के लिए इस रीति का प्रयोग उत्तम माना जाता है, परंतु अधिकांश स्थितियों में इस रीति में अशुद्धि की मात्रा अधिक होती है। आकलन की परिशुद्धता विभिन्न चरणों की इकाइयों के चयन पर निर्भर करती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, जिसमें जजमेंट सैम्पलिंग और सहविवेक प्रतिचयन सहविवेक प्रतिचयन समष्टि में से प्रतिदर्श चयन करने की गैर यादृच्छिक या गैर प्रायिकता विधि है, जिसके अधीन प्रतिदर्श इकाइयाँ पूर्ण रूप से अनुसंधानकर्ता के निर्णय विवेक के आधार पर चुनी जाती है। इसे सहविचार प्रतिचयन या स्वउद्देश्य प्रतिचयन भी कहते हैं। इस विधि में ऐसे प्रतिचयन का चयन किया जाता है जिसे चयनकर्ता किसी विचाराधीन अभिलक्षण के संदर्भ से संबद्ध समष्टि का निरूपक या प्रतिनिधि समझता है। इसमें न किसी नियम का पालन होता है, न ही ये यादृच्छिक होता है। गुण दोष। यद्यपि सहविवेक प्रतिचयन रीति पर प्रतिचयन सिद्धांत के मौलिक नियम लागू नहीं होते, तथापि ये रीति अनेक आर्थिक एवं व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में अधिकतर प्रयोग की जाती है। प्रथम समष्टि में से जब कम संख्या की प्रतिदर्श इकाइयाँ चुननी हो तो सहविवेक प्रतिचयन प्रणाली ही अधिक उपयुक्त और निरूपक होती है, जबकि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के अनुसार चुने गए प्रतिदर्श में समष्टि की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ छूट सकती है। उदाहरणार्थ, इस्पात उद्योग का प्रतिदर्श अध्ययन अपूर्ण रहेगा यदि उसमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के कारखानों को शामिल न किया जाए। इस प्रकार कार उद्योग के अध्ययन में मारुति उद्योग का प्रतिदर्श में शामिल किया जाना परमावश्यक है। इनका चयन निर्णय विवेक के आधार पर किया जाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन में इन इकाइयों का समावेश होना सुनिश्चित नहीं है। दूसरे, कभी कभी समष्टि के ज्ञात अभिलक्षणों के आधार पर उसे विभिन्न स्तरों में विभाजित करके उन स्तरों में से निर्णय विवेक के अनुसार प्रतिदर्श इकाइयों का चयन करना अधिक उपयोगी होता है।
तीसरे, कम खर्च में शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रणाली श्रेष्ठ है। चौथे, प्रायोगिक सर्वेक्षणों और अन्वेषणात्मक अनुसंधानों के लिए ये रीति सर्वथा उपयुक्त है। सहविवेक प्रतिचयन वैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि प्रतिदर्शी कार्यों पर चयनकर्ता के पक्षपात और पूर्वाग्रह का पूरा प्रभाव रहता है। ये रीति व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। दूसरे, इस रीति के अंतर्गत चयनित प्रतिदर्शों के मूल्यांकन की कोई वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि नहीं होती है। कन्वेंट सैम्पलिंग, सुविधा प्रतिचयन। सुविधा प्रतिचयन विधि के अनुसार समष्टि का एक सुलभ और सुविधाजनक खंड छांट लिया जाता है। ये खंड न तो प्रायिकता के आधार पर छोटा होता है और न ही निर्णय विवेक के आधार पर, वरना इसके मूलाधार इकाइयों की उपलब्धि, सुलभता और सुविधा है। दूरभाष निर्देशिका, मोटर वाहन पंजीकरण सूचना से प्रतिदर्शी इकाइयाँ चयनित करना वस्तु सुविधा प्रतिचयन ही होता है। आजकल प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लगभग प्रतिदिन किए जाने वाले अधिकांश तत्काल मत सर्वेक्षण या प्रारंभिक अन्वेषण कंप्यूटर पर इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के सुविधा प्रतिदर्श खंड तक ही सीमित है। सुविधा प्रतिदर्श खंड समष्टि का समुचित निरूपक नहीं होता है। ये पक्षपातपूर्ण और असंतोषजनक होता है। इसका प्रयोग प्रारंभिक सूचना प्राप्त करने के लिए आयोजित मार्गदर्शी सर्वेक्षणों में किया जाता है, जिसे भविष्य में अधिक गहन अध्ययन हेतु व्यापक अंतिम प्रतिचयन प्रारूप के अनुसार अनुसंधान संपन्न किया जा सके। नियतांश कोटा सैंपलिंग। नियत मात्रात्मक प्रतिचयन चयनकर्ता के निर्णय विवेक पर आधारित एक गैर आदर्शीय गैर प्रायिक रीति है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गणनाकार को समष्टि के कुछ विशिष्ट अभिलक्षणों जैसे भौगोलिक क्षेत्र, आयु वर्ग, लिंग, जाति, आर्थिक स्तर आदि के अनुसार वर्गीकृत प्रतिदर्श इकाइयों की पूर्व निश्चित और नियत मात्रा दे दी जाती है। उन नियतांशों के अधीन प्रतिदर्श इकाइयों का चयन गणनाकार स्वेच्छा और अपने विवेक के अनुसार करता है। उदाहरणार्थ, दूरदर्शन कार्यक्रमों के दर्शकों के एक सर्वेक्षण के लिए किसी नगर के आवासीय क्षेत्र के 5000 निवासियों में से 500 व्यक्तियों का साक्षात्कार करना है, जिनमें से गणनाकारों को 250 गृहिणियों, 15 वर्ष की आयु से कम आयु वाले 150 बच्चों और 100 अवकाश प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों के नियतांश दिए गए हैं। निश्चित संख्याओं के अनुसार अनुसंधानकर्ता अपने विवेक और स्वेच्छा से व्यक्तियों का चयन करके उनसे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करेगा। स्पष्ट है कि इस प्रकार नियत मात्रात्मक प्रतिशत के अनुसार प्रतिदर्श सर्वेक्षण में कम खर्च होगा और समय भी कम लगेगा, परंतु चयन प्रक्रिया में हावी नीति, गणनाकारों की शिथिलता व लापरवाही, उत्तरदाताओं की अरुचि और उदासीनता आदि के कारण सर्वेक्षण के परिणाम अधिक विश्वसनीय नहीं होते। फिर भी इस प्रतिचयन विधि का उपयोग मत सर्वेक्षणों, बाजार अनुसंधान सर्वेक्षणों और सामाजिक सर्वेक्षणों में व्यापक रूप से किया जाता है। सीक्वेंशियल सैंपलिंग। इस विधि के अनुसार एक समष्टि में से प्रतिदर्श इकाइयों के समूह क्रमवार एक एक करके निकाले जाते हैं। अगले प्रतिदर्शों का चयन पिछले प्रतिदर्शों के विश्लेषण से प्राप्त निर्णयों के आधार पर किया जाता है। हर चरण पर प्राप्त प्रतिदर्श से परिकलित निष्कर्ष बताता है कि प्रतिचयन प्रक्रिया को जारी रखना है या समष्टि के बारे में कुछ निर्णय लेकर उस प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। अनुक्रमिक प्रतिचयन विशेष रूप से सांख्यिकीय गुण नियंत्रण, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यदि प्रथम प्रतिदर्श से ये स्पष्ट होता है कि वस्तु की गुणवत्ता निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत है, तो वह स्वीकार कर लिया जाता है और फिर दूसरा प्रतिदर्श नहीं चुना जाता है। यदि प्रथम प्रतिदर्श के आधार पर वस्तु की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होती तो दूसरा बड़ा प्रतिदर्श निकाला जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर पर न आ जाए। उपयोग रीति। प्रतिचयन की कोई एक रीति सभी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रतिचयन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक रीति की विशिष्ट उपयोगिता होती है। वास्तव में उपयुक्त प्रतिचयन रीति का चयन समस्या की प्रकृति, समष्टि की प्रकृति और आकार, प्रतिदर्श आकार, परिशुद्धता की अपेक्षित मात्रा, समय और साधनों की उपलब्धता आदि अनेक महत्वपूर्ण तत्वों पर निर्भर करता है। अधिकांश परिस्थितियों में प्रतिदर्श आकार बड़ा होने पर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रणाली से अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रतिदर्श का आकार। किसी अनुसंधान के लिए प्रतिचयन की उपयुक्त रीति के चुनाव के साथ साथ यह भी तय करना आवश्यक है कि प्रतिदर्श या यथोचित आकार क्या होना चाहिए जिससे वह समष्टि का पूर्ण रूप में प्रतिनिधित्व कर सके।
प्रतिदर्श आकार के संबंध में कोई सुनिश्चित नियम नहीं है, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आकार न तो इतना छोटा हो कि वह समष्टि के अभिलक्षणों का सुचारू रूप से निरूपण ही नहीं कर सके और न इतना बड़ा हो कि उसमें लगने वाली लागत, समय व परिश्रम अनियंत्रित हो जाए। वास्तव में परिशुद्ध परिणामों के लिए प्रतिदर्श का आकार अनुकूलतम होना चाहिए। अनुकूलतम आकार वह है जिसमें कुशलता, विश्वसनीयता, परिशुद्धता, निष्पक्षता और समष्टि का प्रतिनिधित्व करने गुण विद्यमान हो। ओके, थैंक यू।